चेन ऑफ थॉट चेन ऑफ प्रॉम्प्टिंग। यस, चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक थॉट की चेन क्रिएट करता है। थॉट की चेन मतलब पहले फर्स्ट स्टेप में जो भी थॉट थिंकिंग है वो प्रोसेस करेगा, फिर उस थिंकिंग से नेक्स्ट थॉट जनरेट करता है, राइट। तो हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए थे, उसमें जितने भी ऑड नंबर्स है उनकी सम मतलब एडिशन इवन आती है या नहीं चेक करना था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिस्ट में जितने भी नंबर है उनमें सारे के सारे ऑड पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आपका पहला फर्स्ट थॉट क्या हो गया, फाइंडिंग आउट ऑड नंबर्स। देन आफ्टर दैट उनकी सम बिल्ड करना है, तो सेकंड थॉट क्या होगा, सम बिल्ड करना। देन थर्ड थॉट क्या होगा, जो भी सम आई है उन ऑड नंबर से क्या वो इवन है ये चेक करना, देन फाइनल आउटपुट देना, राइट। तो ह्यूमन भी इसी तरीके से थिंक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, चेन ऑफ थॉट बिल्ड कर रहे थे। देन समटाइम क्या हो सकता है, इवन विथ चेन ऑफ थॉट आपका मॉडल एक ही क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकता है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए, सेल्फ कंसिस्टेंसी हमने यूज किया था, राइट। सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या होता है एग्जैक्टली, we are generating multiple answers and majority will be the final answer. एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक सिंगल रिस्पॉन्स जनरेट करने की जगह पे मल्टीपल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे एंड वहां पे चेक करेंगे कि मेजोरिटी ऑफ टाइम आपके मॉडल ने कौन सा आंसर दिया है, एंड देन मेजोरिटी ऑफ टाइम जो आंसर दिया है वही आपका फाइनल आंसर डिसाइड होगा, दैट इज सेल्फ कंसिस्टेंसी। ठीक है। देन ट्री ऑफ थॉट देखा था, तो ट्री ऑफ थॉट में क्या होता है, मल्टीपल एक्सपर्ट है, मल्टीपल एक्सपर्ट उनका जो भी थॉट है उसकी फर्स्ट स्टेप शेयर कर रहे हैं, एंड देन जो भी उनको लगता है, अगर किसी एक्सपर्ट को लगता है कि उसका थॉट गलत है तो क्या होगा, वहीं पे वो स्टॉप कर देंगे उनका थॉट, राइट। तो ये क्या था मेनली जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है वो हमने देखा। देन हमने देखा गार्डल्स। सो गार्डल्स क्या होते हैं एंड गार्डल्स के मेन टाइप क्या है, यस इनपुट गार्डल्स, आउटपुट गार्डल्स। क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट, Before feeding it to the model, we are just applying filter. एग्जैक्टली। तो यूजर ने जो भी आपके एप्लीकेशन को या एलएलएम को इनपुट दिया है, क्या वो इनपुट सेफ है, वो सेफ इनपुट चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, इनपुट गार्डल यूज कर रहे थे। तो इनपुट गार्डल क्या कर सकता है, यूजर से जो इनपुट आ रहा है क्या उसमें कोई पीआईआई है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है, या फिर कोई और कुछ उसका रॉन्ग इंटेंट है, राइट, इलीगल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है या फिर ऐसा कुछ चीजें है वो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। देन आउटपुट गार्डल्स क्या होते हैं, एलएलएम से जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को क्या करना है, यूजर तक पहुंचाने से पहले हम चेक करेंगे कि उसमें कोई टॉक्सिक लैंग्वेज, वल्गर लैंग्वेज तो नहीं है, या फिर उसमें कोई आपका कंपटीशन का मेंशन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इनपुट एंड आउटपुट गार्डल से सेट कर सकते हैं। इसके लिए कीवर्ड बेस्ड फिल्टरिंग, प्रॉम्प्ट, हम सिस्टम प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉम्प्ट सैंडविचिंग। उसके साथ साथ जो लैमा का गार्ड मॉडल है, ऐसे ही कुछ मॉडल्स होते हैं जो इनपुट को या जो भी एलएलएम का आउटपुट आ रहा है उसको भी क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन यूजर को फीड करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है। तो अभी हमारे जो सिलेबस है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हुआ है, जस्ट रिमेनिंग टॉपिक अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो मुझे ध्यान में आता है वो मैं लिखता हूँ, अगर कुछ टॉपिक्स बाकी है यू कैन मतलब रिमाइंड करा सकते हैं यहीं पे, जिससे क्या होगा हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्लाउड बाकी है, राइट। तो क्लाउड में हम AWS एंड एजूर की सर्विस देखने वाले थे, तो ये दोनों पार्ट हमने नहीं देखा है, AWS एंड एजूर। तो AWS की जो भी बेडरॉक की मॉडल्स है, या एजूर ओपनएआई है, या S3 है, स्टोरेज की सर्विस या वर्चुअल मशीन है, इनका कैसे यूज करना है, बोथ क्लाउड के हमें देखना है। तो हमने क्लाउड नहीं देखा है। देन उसके बाद क्या था, क्लाउड के बाद आई थिंक एमसीपी एंड A2A, ये जो प्रोटोकॉल्स है ये प्रोटोकॉल्स में हमने नहीं देखे, ठीक है, एमसीपी एंड A2A। देन उसके बाद जो भी हमें प्रोजेक्ट्स बाकी थे, प्रोजेक्ट्स, राइट, प्रोजेक्ट्स मतलब
एक यूजर अपलोडेड रैग का बाकी है, हमने स्टैटिक डॉक्यूमेंट का देखा था, बट यूजर अपलोडेड का है। ओके, री रैंकर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो रैग के रिमेनिंग टॉपिक है, रैग रिमेनिंग। रिमेनिंग में क्या क्या है, री रैंकर था, आई थिंक जो वेक्टर डेटाबेस का वर्किंग है, राइट, वेक्टर डीबी का वर्किंग वो हमने नहीं देखा है, वेक्टर डीबी वर्किंग, उसके पीछे जो भी एल्गोरिदम वर्क करते हैं। और कुछ है क्या इसमें? So graph database. हाँ, मतलब ग्राफ रैग देखेंगे, मतलब ग्राफ डेटाबेस में एग्जैक्टली यूज करके आप किस तरीके से ग्राफ डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। ये जो न्यू 4J डेटाबेस है उसका यूज करके रैग एप्लीकेशन बिल्ड करना है, ग्राफ और रैग हम देखेंगे, तो ये रैग में ही आ जाएगा, ठीक है। अगेन और कुछ था, जस्ट लेट मी चेक जो प्रीवियस नोट्स है, या सिस्टम डिजाइन, सो बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन। ये सिलेबस में एक्चुअली नहीं था जब हमने ओरिजिनली प्लान किया था, बट अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन उसमें हम इंक्लूड करेंगे, जैसे स्केलेबल एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है, मल्टीपल यूजर आते हैं तो कैसे हैंडल करना है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स, और कुछ बाकी है क्या, एनी अदर टॉपिक? ठीक है, तो इसके लिए 3 days सफिशिएंट है, 3 days में हम ये दोनों क्लाउड कंप्लीट कर सकते हैं। एमसीपी एंड A2A के लिए 1.5 day हम करेंगे। देन इंडेक्सिंग, या ये इसी में आता है, वेक्टर डीबी वर्किंग में ही आता है वो इंडेक्सिंग, वो टेक्निक, ठीक है। एंड देन 3 1.5, इसमें 1, ओके 1 3 3 6 8 9, ओके अराउंड 8 days टोकन, या सिस्टम डिजाइन का ही पार्ट आएगा वो, टोकन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम डिजाइन में ही हम देखेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, टोकन ऑप्टिमाइजेशन, ऑल थिंग्स। तो अराउंड 8 days हम बोल सकते हैं, तो आज का पकड़ के नेक्स्ट वीक के 5 days, एंड उसके बाद एक या दो, सो अराउंड, ठीक है, मे बी 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक एंड आफ्टर दैट 1-2 वीक आपके लगेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। तो और कुछ, या लैंग स्मिथ, यस लैंग स्मिथ का ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक लेक्चर में ही हो जाएगा, लैंग स्मिथ, यस ओके ठीक है। अगर मुझे कुछ याद आता है, या फिर इवन आपने अगर वाइब कोडिंग का, ठीक है, एक आध टूल देख लेते हैं। वाइब कोडिंग एक्चुअली हमने प्लान नहीं किया था, बट स्टिल एटलीस्ट बेसिक चीजें कैसे वाइब कोडिंग में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे वाइब कोडिंग का। ऑल राइट, अगेन ठीक है, ये 8-9 days में हो जाएगा, आज का डेट, नेक्स्ट वीक के 5 days, 6 7 8, ओके 7-8 days, ठीक है। या फिर नेक्स्ट अगर सैटरडे संडे भी हम कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका फाइनल मॉक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपका जो मॉक रेगुलर होने वाला था, तो इंस्टेड ऑफ दैट रेगुलर मॉक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब 7 के नहीं 14th ऑफ जून को आपका एक फाइनल मॉक होगा, जो कि अराउंड 40 to 45 मिनट्स का होगा, ठीक है। उस मॉक में क्या क्या होता है, आपको आपका रिज्यूम शेयर करना है विद इंटरव्यूअर, एंड जैसे आपका फाइनल कंपनी में मॉक होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, कुछ मशीन लर्निंग के बेसिक क्वेश्चन, देन जेएनएआई का कंप्लीट सिलेबस, एनएलपी का पार्ट रहेगा, आपने जो जो प्रोजेक्ट लगाए हैं उन सारे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग जैसे आपका कंपनी में होता है सेम वे में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे 2 दिन भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके करेंगे, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे होल सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। देन उसके बाद 7th को सिलेबस मतलब प्लान करते हैं हम कवर करेंगे, अगर कुछ 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं दैट वी विल कवर, एंड देन 14th ऑफ जून को आपका इंटरव्यू है, तो आपको 14th ऑफ जून को इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है, ठीक है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट, आपका रिज्यूम, एवरीथिंग रेडी होना चाहिए। पॉसिबल है सबको? क्योंकि अभी तक आपके पास अराउंड 2 वीक्स बाकी है, 2 वीक्स है, राइट। 2 वीक्स में आप आपके प्रोजेक्ट, आपका रिज्यूम, एवरीथिंग रेडी रखना है, जैसे कंपनी का इंटरव्यू होता है वहां पे आपके जैसे रेगुलर इंटरव्यू में आपको मार्क्स वगैरह मिलते हैं, वहां पे मार्क्स वगैरह कुछ नहीं होगा, इंस्टेंटली जो भी इंटरव्यूअर है आपको फीडबैक देंगे, आपको कौन से टॉपिक को इंप्रूव करने की जरूरत है, मे बी आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन इंप्रूव करना है, या जेएनएआई का थोड़ा स्टडी करना है, पाइथन कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो भी उनको लगता है, या आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, जो भी उनको लगता है आपको इंस्टेंटली वहां पे फीडबैक मिलेगा,
ठीक है, एंड उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली इंप्रूव करके आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? एंड होपफुली अभी ऑलमोस्ट सबका रिज्यूम एंड नौकरी प्रोफाइल बिल्ड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस वीकेंड, आज एंड टुमारो, टुमारो सबको छुट्टी होगी, राइट? तो बिल्ड करके लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेगा, राइट? जब तक आप रिज्यूम एंड नौकरी प्रोफाइल बिल्ड नहीं करोगे, सॉरी, बिल्ड नहीं करोगे, आपको कॉल्स नहीं आने वाले, राइट? एंड जब तक आपको कॉल नहीं आते, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होते, आपका पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, जितना आप 1 मंथ 2 मंथ में पढ़ते हो, ठीक है, एंड बट अगर आपको पता है कि इस मंडे को आपको इंटरव्यू देना है, तो इस सैटरडे संडे उस 2 मंथ से ज्यादा आपकी पढ़ाई होगी, अगर आपको पता होता है कि मंडे को आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। इसीलिए इंटरव्यू शेड्यूल करके लेना, इवन तो आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके प्रोजेक्ट रेडी रखना है, एंड प्रोजेक्ट के साथ साथ जो हमारे क्लास के असाइनमेंट या जो भी क्लास का टॉपिक है, इतना जब बेसिक जो भी आपको आता है वो करके जाएंगे, तो होगा 1-2 इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन मिलेगा, राइट? बट क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखना है, एंड उतने क्वेश्चन एंड उस क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है। इतना भी करोगे तो अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू में आपने जस्ट 20% क्वेश्चन के इंटरव्यू दिए थे, नेक्स्ट में आप 50 दोगे, थर्ड में अराउंड 80% क्वेश्चन रिपीटेड या फिर जो सेम टॉपिक है जो आपको पिछली बार इंटरव्यू में पूछे गए थे उतने आने चालू हो जाएंगे, एंड उससे क्या होगा, मतलब एक 3-4 इंटरव्यू के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एंड देन उसके बाद मे बी फ्यू मोर इंटरव्यूज आपको देना पड़े, क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको मे बी स्टार्टिंग में ही बोला होगा, कभी कभी जो कंपनीज है उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, राइट? किसी कंपनी को ओनली डिप्लॉयमेंट के लिए पर्सन चाहिए, एंड आपको मे बी डिप्लॉयमेंट का जस्ट बेसिक नॉलेज है, आपने कुबरनेटीज या CI/CD वगैरह उसके ऊपर वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो एक कंपनी ने ये क्वेश्चन सारे पूछे डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड, इसका मतलब नहीं है कि आगे की सारी कंपनी आपको यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एंड आपको अभी इसी के ऊपर फोकस करना, ये करके ही जाना, ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ वन कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया था, तो सिर्फ उसी का आपको करते नहीं बैठना है, राइट? क्योंकि आपका कोर क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। आपने अगर जेएनआई का क्लास लगाया, जेएनआई एजेंट क्या है, तो आपको आपका कोर यही होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए इफ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपका गोल 12 LP है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, 18 LP है तो क्या क्या आना चाहिए। जस्ट ओपन दैट नोटबुक, एंड उस नोटबुक के अकॉर्डिंगली जो भी आपका पैकेज का गोल है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इवन दो आपका क्लास एंड होता है, देन आपको किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है या कंसिडर कुछ नई कंसेप्ट आ जाती है, राइट? ये जो फील्ड है कंप्लीटली इवॉल्व हो रही है, डेली कुछ ना कुछ नए मॉडल्स आ रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है, न्यू थिंग्स इन्वेंट हो रही है। तो किसी में भी कुछ डाउट आता है, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, उसके कुछ रिसोर्सेस या जो भी कुछ है आई विल शेयर विथ यू। या इंटरव्यू में कुछ डाउट आ रहा है, इवन दो आपका जॉब लग गया एंड देन कंपनी में कहीं पे आप स्टक होते हैं प्रोजेक्ट में वगैरह, देन आल्सो यू कैन मैसेज एंड कांटेक्ट मी। देन आल्सो आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए जो भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए या फिर जो भी कुछ गाइडेंस चाहिए, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। बट अभी आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। आपका रिज्यूम एंड नौकरी प्रोफाइल इस वीक में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए किसी भी हालात में, ठीक है। एंड अभी तक आपका बिल्ड हुआ है बट आप कंफर्म नहीं है, मतलब क्या अच्छा हुआ है नहीं, यू कैन सेंड योर रिज्यूम टू मी, आई विल चेक, एंड उसमें आपको कुछ इंप्रूव करना है, क्या ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी टॉपिक और समथिंग एल्स और कुछ? रिएक्ट एजेंट, और रिएक्ट एजेंट तो हमने आई थिंक देखा हुआ था। रिएक्ट मतलब क्या होता है, रीजनिंग एंड एक्शन। तो हम ओके, ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक जो भी एजेंटिक का वर्क फ्लो हमने लिया था, मे बी उसी में कहीं पे एक वो इंस्टेड ऑफ वन नोड ऐसा होगा जिसमें वो रिएक्ट एजेंट वर्क हो रहा होगा, ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जो रिएक्ट का हमने पढ़ा है ना उतना भी एक्सप्लेन करोगे, रिएक्ट में एग्जैक्टली क्या होता है, रीजनिंग एंड एक्शन कैसे होती है, टूल कॉल कैसे होता है, वही उनको एक्सपेक्ट होता है, ठीक है।
ऑल राइट। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, जो क्लाउड स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट आज हो गया, देन फर्स्ट मंडे को फर्स्ट एंड सेकंड तक आपका क्लाउड हो जाएगा। देन जो भी बाकी के टॉपिक है वी विल सी दोज वन बाय वन। तो आज हम क्या करेंगे, क्लाउड में AWS का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। AWS की जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, जैसे AWS में IAM होता है, EC2 होता है, S3 होता है। अगर हमने एक्सट्रैक्शन जैसे कर रहे थे, राइट, PyPDF, PyMePDF या अनस्ट्रक्चर्ड वगैरह, इनका यूज करके हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो सेम वे में AWS की भी एक सर्विस है टेक्सट्रैक्ट। वो टेक्सट्रैक्ट क्या होती है, अगेन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम LLM यूज कर रहे थे, OpenAI से LLM यूज कर रहे थे, ग्रोक का यूज किया था हमने, देन गूगल जेमिनी, एंथ्रोपिक वगैरह, हगिंग फेस, मल्टीपल जगह से कर रहे थे। उसी तरीके से AWS में भी AWS बेडरॉक एक सर्विस है जिसमें बहुत सारे LLM अवेलेबल है। तो उस बेडरॉक का यूज करके LLM कैसे यूज करना है, टेक्सट्रैक्ट का यूज करके एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, जो भी S3 EC2 वगैरह सर्विस है, इनका क्या यूज होता है, कब करना है, कैसे यूज करना है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, यस अभी। सर जैसे हमने अभी ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक सारी गार्डरेल्स भी देखा। हाँ। तो जैसे इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहता है कई बार, जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस को रिमूव करने के लिए? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था जो प्रॉम्प्ट सैंडविचिंग की मेथड है, राइट, या Okay. तो इट इज वन ऑफ द मेथड प्रॉम्प्ट सैंडविचिंग, या फिर कुछ मॉडल्स है, जैसे हमने llama का मॉडल देखा था, या NVIDIA के मॉडल्स है, वो मॉडल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो जो प्रॉम्प्ट आ रहे हैं क्या वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है। तो अगर ऐसा कुछ जो मॉडल्स का यूज कर रहे थे उसने आइडेंटिफाई किया कि इट इज अ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, तो हम वहीं पे उस कमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मतलब जो मॉडल हम यूज करने वाले अपने प्रोजेक्ट में, उससे पहले हम ये लामा के मॉडल को यूज करेंगे यस यस ऐसे ऐसे मतलब इनपुट्स को रिमूव करने के लिए? यस यस। तो Okay. जो भी इनपुट आएगा, पहले जो भी गार्डरेल वाला मॉडल है, मॉडल के पास जाएगा। अगर मॉडल ने उस इनपुट को सेव कहा तो ही आपके LLM के पास चला जाएगा। अगेन ये जो सिक्योरिटी की सर्विस है, इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सर ये ओपन तो एआई के वहां पे मॉडल हम क्या में करेंगे, इनबिल्ट कैपेबिलिटी नहीं होती है गार्डरेल्स की? इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है, बट स्टिल जैसे आपको कुछ कस्टम चीजें करना है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डू नॉट टॉक अबाउट कैपिटल सिटी, ऐसा कुछ आपके एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक बनाया था हमने, राइट। तो क्या होगा, वो तो ओपन एआई करके नहीं दे सकता, तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। इवन कोई आप कुछ हेट लैंग्वेज दे रहे हैं या वल्गर लैंग्वेज का यूज हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ओपन एआई या फिर कोई भी मॉडल हैंडल कर लेते हैं, बट आपको कोई कस्टम या फिर एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। ओके सर। एंड सिस्टम डिजाइन में जो सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी मतलब अगर यूजर आपका जो टोकन्स है, मल्टीपल टोकन्स एग्जॉस्ट करने का ट्राई कर रहा है या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है, या इस टाइप का प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वगैरह कुछ आ रहा है, तो उनको हैंडल करने की कुछ टेक्निक या फिर आपको सोचना कैसे है उसके लिए, दैट आल्सो वी विल सी हियर इन सिस्टम डिजाइन। ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आज जब हम क्लाउड देखने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्लाउड जब हम बोलते हैं तो क्लाउड है क्या, राइट। एंड देन जो भी क्लाउड हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो क्या लगता है क्लाउड की जरूरत क्या है? सो क्लाउड मतलब क्या होता है, अभी आपके पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, राइट, एंड जब आप वो रन करें तो उसमें प्रोसेसर होता है, उसमें रैम होती है, उसमें ये बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो आपको भी एक जब एप्लीकेशन रन करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उसके सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें चाहिए, उसको रन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, आपको अगर कुछ स्टोर करना है स्टोरेज के लिए चाहिए। तो कंसिडर आप एक खुद का ऐप बना रहे हो या फिर आप एक एप्लीकेशन अपने यहाँ वेबसाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो जैसे आपने लॉन्च किया, तो क्या आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन में कितने लोग आने वाले हैं स्टार्टिंग में लॉन्च करने से पहले? आपको आइडिया नहीं होगा, राइट। तो हो सकता है ओनली 10 लोग आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करें, या आपका एप्लीकेशन अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो 10,000 लोग भी
एक साथ आ सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपको जस्ट 10 लोगों को रिक्वेस्ट करना है तो उतने ज्यादा प्रोसेसर, उतनी ज्यादा रैम या रिसोर्सेस की जरूरत है क्या, ओनली टू सर्व 10 यूजर्स? नो, राइट। जस्ट बेसिक रिसोर्सेस से आप 10 यूजर को सर्व कर सकते हैं, बट अगर 10,000 यूजर आ रहे हैं तो आपको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होंगे एंड आपको पता ही नहीं है, तो आप इसे कैसे हैंडल करोगे, राइट। कंसिडर आपने क्या किया, जब आपको बाय करना है रिसोर्सेस, मतलब रैम या जो भी ये चीजें चाहिए, तो आपने 10 लोग आएंगे ऐसे कंसिडर करके क्या किया, बाय किया, 10,000 लोग आ गए तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा एंड किन्हीं भी यूजर्स को हम सर्व नहीं कर पाएंगे। या आपने 10,000 यूजर के लिए बहुत सारे मनी स्पेंड की एंड ज्यादा यूजर आए ही नहीं, तो भी क्या होगा, आपकी मनी वेस्ट हो जाएगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे एंड आप स्टार्टिंग में इतने सारे यूजर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, या फिर कंसिडर दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, कोई एक वेबसाइट या फिर ऐसे लेते हैं जैसे अमेजोन है या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह की वेबसाइट है, ठीक है। तो क्या होता है, अमेजोन पे डेली उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, बट जिस दिन सेल होता है उस दिन क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है, बहुत ज्यादा लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो क्या होगा, डेली उनको उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं चाहिए, बट जिस दिन उनका सेल है बहुत ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, डेली लोग वहां पे जाएंगे क्या, नो, राइट। बहुत ही फ्यू पीपल डेली एक्सेस करेंगे, तो फ्यू पीपल आ रहे हैं तो कम रिसोर्सेस में भी वो हैंडल हो सकता है। बट जिस दिन रिजल्ट आने वाला है या फिर ऐसा कुछ डेडलाइन कुछ है, तो क्या होगा, मल्टीपल यूजर्स उसको चेक करेंगे तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा रिसोर्सेस कब रखने, कम रिसोर्सेस कब रखने। तो दैट्स वेयर क्लाउड कम्स इन। सो क्लाउड बेसिकली क्या है, इंस्टेड ऑफ बाइंग रिसोर्सेस, आपको पहले क्लाउड से पहले क्या करना पड़ता था, आपको खुद के रिसोर्सेस बाय करने पड़ते थे। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग रिसोर्सेस हम यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। तो रेंट पे मतलब यहाँ पे पर आवर चार्जेस होते हैं। आपने 1 आवर के लिए अगर रेंट पे लिया तो 1 आवर का ही आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अमेजोन की केस में जिस दिन ज्यादा लोग नहीं है उस दिन कम रिसोर्सेस लेंगे, ज्यादा लोग आ गए तो ज्यादा रिसोर्सेस लेंगे एंड जितना हमने यूज किया सिर्फ आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, राइट। इवन जो हमने स्टार्टिंग में आपने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की वो देखा था, तो वहां पे क्या होगा, जब 10 लोग आएंगे तो 10 लोगों के लिए जितना रिसोर्सेस चाहिए उतना ही हम रेंट पे लेंगे। जैसे ही यूजर बढ़ते हैं तो ज्यादा हम रेंट पे ले सकते हैं, तो जितना यूज हो रहा है उतना ही पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आप इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्लाउड में मतलब क्या है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन रन करने के लिए, सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए, इवन कुछ केसेस में एलएलएम्स या टेक स्टैक जैसी सर्विसेज, ये सारे क्या है आपको रेंट पे हम मिलता है ऐसे बोल सकते हैं। तो क्लाउड मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सर्विसेज है उनको हम रेंट पे ले रहे हैं। ये क्लियर है क्लाउड की एग्जैक्टली क्या जरूरत है। एंड ऐसे तो बहुत सारी क्लाउड की कंपनीज है, बट मेनली मार्केट में 3 क्लाउड कंपनीज सबसे ज्यादा फेमस है। फर्स्ट वन इज AWS। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में AWS यूज होता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट में फर्स्ट क्लाउड सर्विस थी AWS, ठीक है। अमेजॉन ने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते, तो उन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए उनको सपोर्ट ज्यादा मिलता है। आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में AWS यूज होता है। देन AWS के बाद एजूर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है अभी, मतलब अगर जस्ट वेब सर्विसेज देखें जो क्लाउड की सर्विसेज है तो उसमें AWS सबसे ज्यादा है। बट AI का अगर देखेंगे तो एजूर ने ओपन AI के साथ डायरेक्टली टाई अप करके रखा हुआ है। इसीलिए करंटली ओनली बिकॉज ऑफ AI एजूर भी क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिवली उतना यूज हो रहा है। इसीलिए हम पहले तो ओनली AWS ही कवर करते थे, बट बिकॉज ऑफ AI है तो एजूर भी हमने इंक्लूड कर लिया है। एंड कुछ कंपनीज में GCP भी यूज होता है। GCP मतलब ये गूगल का है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आपको तीनों सर्विसेज आनी चाहिए, ठीक है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो सर्विसेज है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। यहाँ पे एक सर्विस है, उसका जस्ट नेम यहाँ पे चेंज होगा, इसका जस्ट नेम यहाँ पे चेंज होगा। अगर आपको किसी एक क्लाउड की भी अंडरस्टैंडिंग है
तो आप दूसरे क्लाउड पे इजीली स्विच कर सकते हैं या फिर इजीली दूसरे टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है वो लर्न कर सकते हैं। इसलिए अगर कंपनी आपको एज्योर पूछ रहा है ना, आपको नहीं आता है, तो आपको सिंपली क्या बोलना है, आई नो AWS, आई हैव वर्कड ऑन AWS एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आर सिमिलर आई कैन इजीली अडॉप्ट टू एज्योर आल्सो। ठीक है, ऐसे ही होता है, कभी भी आपको सारी सर्विसेज लर्न करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्लास में AWS एज्योर लेने वाले हैं, ये दोनों कर सकते हैं या फिर दोनों में से आपको जो भी लगता है आपको करना चाहिए उसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम AWS, Amazon वेब सर्विस। ऑल राइट, just give me 2 minutes, someone is at the door।
ऑलराइट, सॉरी गाइस। ठीक है, तो हम देख रहे थे एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस मतलब क्या है? एक सर्विस है प्रोवाइडेड बाय अमेजोन, जिसमें मल्टीपल चीजें होती है, जिसमें सर्विसेज है, जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है उनको हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले अगर एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज करना है तो आपको एडब्ल्यूएस का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एडब्ल्यूएस का एक फ्री टीयर भी है, जिसमें आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट ओपन कैसे करना है। सिंपली आपको गूगल पे आना है एंड आप एडब्ल्यूएस कंसोल, ठीक है, ये गूगल पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको एडब्ल्यूएस की जो सर्विसेज है उसका कंसोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट दिखेगा। यहाँ पे क्या है, एक फ्री टीयर भी है, एडब्ल्यूएस फ्री टीयर दिख रहा है क्या? तो इसमें क्या है, अगर आपने पहले कभी भी एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, आपको अराउंड $200 का क्रेडिट मिलता है, ठीक है। मतलब ऑलवेज $200 मिलेगा ही ऐसे नहीं है, बट $100 का तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा। एंड इवन आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है तो भी यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज है, जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो आपको देखना है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप टू 6 मंथ तक कुछ भी पे किए बिना उन सर्विसेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, ये जो भी aws.com/ या फिर हम जस्ट ये जो लिंक है ये मैं आपको दे देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इस लिंक पे, हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप जो भी ये यूआरएल है, इस यूआरएल के ऊपर आपको जाना है। एंड देन यहाँ पे जो भी नॉर्मल चीजें होती है, आपको आपका ईमेल प्रोवाइड करना है, वो सब कुछ आप करोगे। जैसे यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट पे जाओगे तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपका ईमेल आईडी वैलिडेट करके लेना होगा, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी भी इसके लिए करते हो, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्टली साइन इन हो रहा है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्रिएट फ्री अकाउंट करते हो तो आपको आपका पहले ईमेल वैलिडेट करना होगा। जस्ट यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको साइन अप यूजिंग ईमेल एंड वेरीफाई ईमेल, ठीक है। साइन अप यूजिंग ईमेल एंड वेरीफाई ईमेल। तो आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, सिंपली आपको क्या करना है, वो कोड जाके वहां पे डालना है। देन उसके बाद आपका एक कोई आपकी आईडी ऐड करनी होगी, मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एक गवर्नमेंट की आईडी है जिससे आपका आइडेंटिटी का प्रूफ मिल सके, ऐसे आईडी आपको ऐड करना है। एंड देन उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। एंड एडब्ल्यूएस कभी भी विदाउट आस्किंग यू आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं काट लेगा, ठीक है। जस्ट वो स्टार्टिंग में क्या करता है, ₹2 समथिंग डेबिट कर लेता है, ₹2, आई थिंक 1 और 2 रुपीज डेबिट कर लेगा। एंड इंस्टेंटली आफ्टर फ्यू आवर्स वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर देता है, वापस कर देगा वो ₹2 भी। जस्ट आपने जो क्रेडिट कार्ड दिया है वो एक्चुअल में वैलिड है या नहीं, ये चेक करने के लिए ही उन्होंने क्या किया है, वो ₹2 जो डिडक्शन है वो किया था, ठीक है। तो सिंपली आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है एंड आपका एक एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने अगर ऑलरेडी पहले कभी भी क्रिएट नहीं किया हुआ था तो आपको उस वहां पे फ्री क्रेडिट मिल जाएंगे। इवन फ्री क्रेडिट नहीं मिल रहे तो भी मल्टीपल सर्विसेज है, जो भी हम देखने वाले ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज वहां पे फ्री में आपको लर्न करने के लिए। आप ऐसे नहीं है कि आप एक बार सर्विस क्रिएट करोगे एंड फिर उसको छोड़ दोगे, राइट। बट जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है आप लर्न करने के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। ये क्लियर है क्या, फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? सिंपली इस यूआरएल के ऊपर जाना है एंड इन स्टेप्स को फॉलो करके वहां पे आपको क्या होगा, मतलब कुछ करने की, स्पेशली करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है जस्ट वो इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे तो भी आप इजीली ये क्रिएट कर सकते हो। ये क्लियर है क्या? ठीक है। एंड जैसे ही आप साइन इन करोगे या अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका, जब आप लॉग इन करोगे तो आपका कंसोल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये दिख रहा है, ये एडब्ल्यूएस का हम बोल सकते हैं कि एक होम स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको आपका नेम दिखेगा। तो मेरा अकाउंट बैन हुआ था लास्ट टाइम, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड का अकाउंट लिया है, ठीक है। तो जिसका भी जो आपने आईडी प्रोवाइड की थी वो नेम दिखेगा आपको। देन यहाँ पे होता है जोन, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, ये क्या बोल रहा है, रीजन्स एंड लोकल जोन्स। तो रीजन मतलब क्या होता है, तो एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, हमने कहा था जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या जो सर्विसेज आपको चाहिए रेंट पे दे रहा है। तो अगर वो आपको रैम,
स्टोर करने के लिए स्पेस रेंट पे दे रहा है, तो एक्चुअली उनको भी ये कहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। उनके पास भी रैम या फिर ये होना चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, जो भी फिजिकल डेटा सेंटर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इतने सारे डेटा सेंटर पूरी दुनिया भर में उनके अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड आपको ऑलवेज जब भी आप कोई सर्विस यूज करने वाले हो तो वही रीजन सेलेक्ट करना है जो रीजन आपके यूजर के सबसे पास है। तो कंसिडर अभी आप इंडिया से एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हो एंड आपका जो यूजर्स है मोस्टली आपके यूजर्स अमेरिका में होने वाले हैं, तो आपका जो रीजन होगा आप कहाँ का चूज करोगे, इंडिया का या फिर अमेरिका का? यस, इंडिया। अगर आपके यूजर्स अमेरिका में है तो यूएसए। देन यूएसए के जो भी ये रीजन्स है, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप कहाँ पे हो, आपके यूजर्स जो एप्लीकेशन को यूज करने वाले हो, मोस्ट ऑफ द यूजर्स कहाँ से है उसके अकॉर्डिंगली आपको रीजन सेलेक्ट करके लेना है, ठीक है। तो आपको इंडिया में ये मुंबई का रीजन है तो हम क्या करेंगे, मुंबई का ये रीजन सेलेक्ट करेंगे। एंड ये हर एक रीजन का कोड होता है, हम आगे जाके जब इसको पाइथन के कोड से इन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे तो वहां पे एक कोड लगता है, ठीक है। तो हर एक रीजन का आपको कोड दिखेगा। तो मुंबई रीजन का कोड क्या है, एपी साउथ 1, ठीक है। अगर आप ओहायो में क्रिएट करें तो क्या होगा, यूएस ईस्ट 2। तो इस तरीके से क्या है आपके रीजन्स होते हैं, ठीक है। रीजन मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? यस, क्या है रीजन? जहां पे एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मतलब एडब्ल्यूएस ने क्रिएट करके लिखा है, या फिर जहां पे फिजिकल डेटा सेंटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर आपने S3 का सर्विस लिया, S3 में हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको जो स्टोर करना है स्टोर कर सकते हो। तो एक्चुअल में वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, जो रीजन हमने चूज किया। अगर हमने मुंबई रीजन चूज किया तो जो मुंबई में एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर है उस डेटा सेंटर में आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होती रहेगी। या फिर आपने एक वर्चुअल मशीन लिया है, वर्चुअल मशीन मतलब जहां पे आपका कोड रन होता है। अगर आपने कंसिडर टोक्यो का रीजन लिया है तो टोक्यो के डेटा सेंटर में आपका कोड रन होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर फिजिकल लोकेशंस ऑफ डेटा सेंटर या फिर फिजिकल लोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल राइट, देन अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बाकी की चीजें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये जो 3 ये दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या होता है, ऑल सर्विसेज दिखने को मिलेगी। जैसे ही ऑल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो AWS जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सारी सर्विसेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो AWS 200+ सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है। तो आपको सारी की सारी सर्विसेज नहीं आनी चाहिए। आप एज अ AWS आर्किटेक्ट या फिर ऐसा कुछ आपका रोल नहीं होने वाला, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है आउट ऑफ दिस ऑल 200 सर्विसेज, जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जैसे EC2, S3 या फिर हमने जो बेडरॉक, टेक स्टैक या इवन कॉम्प्रिहेंड होता है NLP सर्विसेज के लिए, उस टाइप की जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है फॉर यू एज अ AI इंजीनियर, वो हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे तो 200+ सर्विसेज अवेलेबल होती है, सारे की सारी सर्विसेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे ये जो AWS का लोगो है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको होम स्क्रीन पे ये लेके आएगा, ठीक है। एंड आपको जो भी सर्विस यूज करनी है आपको यहाँ पे दिखेगा, जो रिसेंटली आपने सर्विसेज यूज किए वो दिखेगा। तो सबसे रिसेंटली EC2 यूज हुआ है, फिर IAM, लाइट सेल, VPC वगैरह, ये क्या है सर्विसेज यूज हुए थे। बट अगर यहाँ पे है, या तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो या फिर ऑल सर्विसेज में जाके कर सकते हो, या फिर सबसे सिंपल क्या है, आपको जो भी सर्विस करनी है यहाँ पे आके आप सर्च करोगे। कंसिडर आपको बेडरॉक देखना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेडरॉक सर्च करोगे। तो यहाँ पे अमेजॉन बेडरॉक दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, अमेजॉन बेडरॉक की सर्विस ओपन हो जाएगी। एंड देन उसमें आपको जो भी कुछ चीजें करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो UI है, होम स्क्रीन है, इसका बेसिक आइडिया आ रहा है। एंड वन मोर थिंग आपको याद रखनी है, कंसिडर मैंने यहाँ पे EC2 का एक इंस्टेंस लॉन्च किया, मतलब EC2 का एक मैंने मुंबई के रीजन में लिया है एंड फिर मैं मूव हुआ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में, तो वहां पे आपको आपका EC2 का इंस्टेंस में भी नहीं दिखेगा, ठीक है।
वो क्या होता है, रीजन वाइज होता है। इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर आप किसी एक ही रीजन में काम करना, रीजन बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है। उससे आपका बिल बढ़ सकता है। जैसे क्या होगा, अगर आपने EC2 का एक सर्विस ऑन कर दिया एंड ऑन ही छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपको उसका बिल आएगा, इवन दो आपने फ्री टियर किया है, कुछ लिमिट तक आपको फ्री में मिलता है, देन उसके बाद आपको बिल आने वाला है, ठीक है। इसलिए मेक श्योर जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो, आपका काम होने के बाद उस सर्विस को ऑफ कर देना है, डिलीट कर देना है। वो कैसे करना है, क्या चीजें, वो तो हम देखेंगे, बट ऑलवेज, इवन दो आपकी कंपनी में भी आपको क्या करना है, आपके रिसोर्सेस जैसे ही काम होते हैं आपको टर्मिनेट कर देने होते हैं। एंड आपको ऑलवेज फोकस करना है, एक ही रीजन पे काम करना है। अगर आप मुंबई में करते हो तो ऑलवेज मुंबई में ही काम करना है, मुंबई रीजन में ही, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अभी हम क्या करेंंगे, AWS की जो कुछ सर्विसेज है, जस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके नेम लिखते हैं, उनका क्या यूज है, जस्ट एक बेसिक आइडिया पहले ले लेते हैं। देन आफ्टर दिस मतलब एक बेसिक आइडिया लेने के बाद एग्जैक्टली उनका यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं, दिस इज IAM। IAM मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है ये, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये सिक्योरिटी की सर्विस है। सिक्योरिटी मतलब कंसिडर आपका कंपनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने जो लॉग साइन इन किया है, ये मेरे रूट अकाउंट से साइन इन किया है। रूट अकाउंट मतलब क्या होता है, आपका जो मेन अकाउंट है, ठीक है। तो आपकी कंपनी का एक रूट अकाउंट होगा। तो किसी एक पर्सन को, जैसे किसी एक डेटा साइंटिस्ट को या फिर किसी एक फ्रेशर को AWS की कुछ सर्विस यूज करने हैं, तो क्या आप उसको आपके कंप्लीट AWS अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो क्या? यस, नो, राइट। अगर हमने उसको कंप्लीट AWS अकाउंट का एक्सेस दिया तो हो सकता है बाय मिस्टेक या फिर उसको समझ में नहीं आता हो, वो कुछ बाकी की चीजें डिलीट करेगा या एक्स्ट्रा रिसोर्स क्रिएट कर सकता है, ये सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। इसीलिए ऑलवेज उनको क्या होता है, आपका जो रूट अकाउंट है, इनसाइड योर रूट अकाउंट एक IAM यूजर क्रिएट किया जाता है, जिससे क्या होगा, एंड उनको हम क्या करेंगे, एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। जैसे वो बाकी के सर्विसेज नहीं देखेगा, जो भी सर्विसेज हम उनको एक्सेस दे रहे सिर्फ उतनी ही सर्विस यूज कर सकते हैं। तो ये IAM क्या है, एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए हम यूज करेंगे। देन EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2, ठीक है। ये आई थिंक हमने पहले यूज किया है, कहाँ पे यूज किया था, इफ यू रिमेंबर, जब हमने डिप्लॉयमेंट देखा था, राइट। तो हमने डिप्लॉयमेंट कैसे किया था, यस, डिप्लॉयमेंट का कोई बोल सकता है, अगर पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय किया था, तो क्या आंसर करोगे आप? सर हमने जो प्रोजेक्ट था हाँ। बेसिकली जो हमारा HR AI असिस्टेंट जो हमने क्रिएट करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डॉकराइज किया था, डॉकराइज करके उसका इमेज क्रिएट करा था। देन आफ्टर EC2 सर्वर, मतलब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा फर्स्ट ऑफ ऑल AWS में, और वहां पर हमने इसको डिप्लॉय किया। एग्जैक्टली बीच में जो इमेज रजिस्ट्री थी, हमने डॉकर हब का यूज किया था, वो भी एक बोला है, राइट। डॉकर हब में उसको, फिर डॉकर हब से अब हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया था EC2। एग्जैक्टली, राइट। तो आपका एप्लीकेशन हमने EC2 पे डिप्लॉय किया था। तो EC2 मतलब क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन होती है। व्हाट यू मीन बाय वर्चुअल मशीन? तो जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए रैम चाहिए होती है, स्टोरेज चाहिए, प्रोसेसर चाहिए हो सकता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, तो सिंपली क्या हो रहा है, आपको एक कंप्यूटर मिल रहा है, बट वो कहाँ पे रन हो रहा है, AWS के सर्वर में है, ठीक है। AWS आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे आप आपका एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। या फिर समटाइम आपको कोई एक मशीन लर्निंग का मॉडल रन करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए GPU चाहिए। तो जस्ट फॉर ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन, राइट, या 1 वीक लगेगा, कंसिडर कीजिए। तो 1 वीक के लिए GPU का नया GPU बाय करना वर्थ इट होगा क्या, जस्ट फॉर 1 वीक बाय करना? उसकी प्राइस लाखों में होती है। नो, हम क्या कर सकते हैं, 1 वीक के लिए AWS से GPU वाला एक EC2 इंस्टेंस या फिर वर्चुअल मशीन रेंट पे ले सकते हैं, एंड जितना हम यूज करेंगे सिर्फ उतना ही पे करने वाले हैं, ठीक है।
EC2 क्या प्रोवाइड करता है आपको? वर्चुअल मशीन्स, जहां पे आप आपके एप्लीकेशन वगैरह रन कर सकते हो। देन नेक्स्ट सर्विस थी S3। S3 का क्या लॉन्ग फॉर्म है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। क्या है ये सिंपल स्टोरेज सर्विस? नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे आपको कुछ स्टोर करना है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ भी स्टोर करना है, मतलब मशीन लर्निंग के मॉडल स्टोर करने हैं, जो पिकल फाइल्स वगैरह होती है, या फिर जो भी फॉर्मेट में आपका मॉडल है, आपको इमेजेस स्टोर करनी है, PDF स्टोर करना है, वीडियो स्टोर करना है, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ भी स्टोर करना है तो आप S3 पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टोरेज करने के लिए वी कैन यूज S3। देन टेक्सट्रैक्ट है, टेक्सट्रैक्ट। सो ये टेक्सट्रैक्ट क्या है? आपका जो डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन है, सो हमने डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीजें देखी थी, राइट? PyPDF, PyMu PDF। देन इमेज के लिए कुछ OCR टूल्स हो सकते हैं। अगर टेबल वाला या इमेज वाला PDF है तो उसमें अनस्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे टेक्सट्रैक्ट नाम का टूल है। इफ यू रिमेंबर, हमने डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन के लिए टेक्सट्रैक्ट भी वहां पे मेंशन किया था। कब यूज कर सकते हैं टेक्सट्रैक्ट का? जहां पे इमेज डेटा फोटो, इमेज है या फिर हैंड रिटन कुछ ये है, यस, हैंड रिटन, एग्जैक्टली। तो वहां पे हम टेक्सट्रैक्ट यूज करेंगे। अगेन टेक्सट्रैक्ट का भी यूजर देखने वाले। तो ये क्या है? बेसिकली आपके पास PDF इमेज में कुछ डेटा है, उस डेटा को टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है टेक्सट्रैक्ट का। देन कॉम्प्रिहेंड भी एक है। सो कॉम्प्रिहेंड क्या, जैसे आपके क्लासिकल जो ट्रेडिशनल NLP की सर्विसेज है, वो आपको यहाँ पे उसके इनबिल्ट मॉडल मिल जाते हैं। जैसे आपको NER करना है, या आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, और क्या क्या हो सकते हैं, जो भी कुछ बेसिक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वगैरह, इस टाइप के टास्क के लिए NLP की जो सर्विसेज आपको AWS कॉम्प्रिहेंड में मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद बेडरॉक देखेंगे। तो बेडरॉक बेसिकली क्या है? यहां से आप LLM एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेजोन के खुद के कुछ LLM है जो अमेजोन ने क्रिएट किया है, आप उनका यूज कर सकते हो, या फिर बाकी के भी कोई LLMs है जो बेडरॉक पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको LLMs का यूज करना है, उसके लिए बेडरॉक आप यूज करोगे, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये? सो दीज ऑल सर्विसेज वी आर गोइंग टू सी। सो पहले हमने क्या किया? क्लाउड की जरूरत क्या है एग्जैक्टली, व्हाई वी नीड क्लाउड देखा। देन AWS का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इस तरीके से आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट करके लेना है, देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। उसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको थियोरेटिकली या फिर जस्ट मुझे करते हुए देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है किसी भी एक क्लाउड की, AWS की कीजिए या एजूर की कीजिए, चल जाएगा। एंड देन जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो हमने देखा था। तो अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन सर्विसेज को देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो IAM है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये एग्जैक्टली क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो IAM क्या है? इट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्या होता है यहाँ पे, जो मैंने जैसे एक काम करते हैं, मैं आपको अकाउंट बाद में लॉग इन करके दिखा दूं। तो क्या होता है, वहां पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप IAM से साइन इन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे करेंगे जहाँ पे लॉग इन नहीं है मेरा। AWS कंसोल अगर डालते हैं, AWS कंसोल, ठीक है, तो आपको कंसिडर साइन इन पे जाते हैं हम, साइन इन AWS कंसोल लॉग इन, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो आप IAM यूजर से साइन इन कर सकते हो। तो IAM यूजर मतलब क्या है, यहाँ पे आएंगे तो ये क्या बोल रहा है, AWS ने क्या किया है, आपका एक मेन अकाउंट है, दूसरा होता है यहाँ पे साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल। तो आपको साइन इन के लिए मेनली टू टाइप्स है, क्या क्या, या तो आप रूट यूजर से कर सकते हैं या फिर IAM यूजर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूट यूजर के बारे में क्या लिखा है, यस, अकाउंट ओनर दैट परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग
अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, सो ये लिख लेते हैं कि एग्जैक्टली रूट यूजर क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे IAM यूजर भी है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? रूट यूजर मतलब क्या है? अकाउंट ओनर, जो मेन अकाउंट है आपके कंपनी का, एक ही अकाउंट ओनर या फिर रूट यूजर हो सकता है जिसके पास क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। मतलब रूट यूजर आपके AWS अकाउंट पे जाके कोई भी सर्विस ऑन कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, वो कुछ भी कर सकता है। बट अगर आपके कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोगों को अगर हम रूट यूजर का एक्सेस देंगे, उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, तो उनसे बाय मिस्टेक कुछ रॉन्ग चीजें डिलीट हो सकती है, कुछ रॉन्ग चीजें क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है क्या? यस। इसीलिए कभी भी एम्प्लॉयज या फिर कंपनी में एम्प्लॉयज को रूट यूजर डायरेक्टली नहीं दिया जाता, उनको एक IAM यूजर क्रिएट करके दिया जाता है। तो व्हाट इज IAM यूजर? इट इज अ यूजर विद इन एन अकाउंट। सो ये जो मेन अकाउंट है उसके अंदर एक सब अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं दैट परफॉर्म डेली टास्क। सो डेली के लिए जो भी आपको करना है, आपको स्टोर करना है, जो भी कुछ करना है, वो आप IAM यूजर से कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज IAM यूजर? यस सर, ठीक है। यस तो हम इसके बारे में और थोड़ा सा लिख सकते हैं। व्हाट इज IAM? बोल सकते हैं इट अलाउस रूट अकाउंट, ठीक है, इसलिए टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस विच सर्विस। एंड इवन यहाँ पे हम सब अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वहां पे उस सब अकाउंट में ये भी डिसाइड करते हैं, अगर कंसिडर मैं एक किसी एम्प्लॉय के लिए IAM यूजर क्रिएट कर रहा हूँ या सब अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ये भी कंडीशंस डाल सकता हूँ कि वो यूजर कौन सी सर्विसेज को किस लेवल तक यूज कर सकता है, जिससे क्या हो, वो बाकी के सर्विसेज में जहां पे उसको जरूरत नहीं है वो ना जा सके, ठीक है। हु कैन एक्सेस विच सर्विसेज, एंड और क्या बोल सकते हैं? एंड वहां पे वो क्या क्या एक्शन ले सकता है। मतलब वो, जैसे हमने यूजर को S3 का एक्सेस दे दिया, तो S3 का वो बकेट क्रिएट कर सकता है क्या? तो सिर्फ क्रिएट करने का देंगे, या फिर उसको डिलीट का भी एक्सेस देना है या एडिट का भी एक्सेस देना है, तो इतने माइन्यूट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? IAM यूजर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम क्या लेंगे? व्हाट एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट अकाउंट, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं? रूट यूजर को कंट्रोल दे देंगे कि वो न्यू अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है, उनको सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दे सकता है। ये क्लियर है? IAM यूजर एग्जैक्टली क्या करता है? तो हम नहीं चाहते कि रूट यूजर का सबको एक्सेस मिले, इसलिए IAM यूजर क्रिएट करेंगे। ऑल राइट। एंड यहाँ पे अगर आपको IAM देखना है तो आपको क्या सर्च करना पड़ेगा? यहाँ पे आके IAM, तो यहाँ पे IAM आ रहा है, मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। सो AWS रिसोर्सेज के लिए कौन किसे कितना एक्सेस देना है वो हम मैनेज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे IAM। तो IAM के बारे में यहाँ पे चीजें आ जाएगी, एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग IAM जो आपको पता होनी चाहिए, तो हम उन कंसेप्ट के बारे में जस्ट लिखते हैं। सबसे फर्स्ट वन, यू शुड बी अवेयर अबाउट यूजर। तो IAM में यूजर का क्या मतलब होगा, क्या लगता है? यूजर का नेम। एग्जैक्टली आपने कंसिडर किसी एम्प्लॉय के लिए वो अकाउंट क्रिएट किया है, राइट? तो वो एम्प्लॉय क्या हो गया? यूजर हो गया। तो उसको हम जो भी नेम देना चाहते हैं उस एम्प्लॉय का, या जो भी नेम देंगे तो वो यूजर होगा। तो यूजर मतलब क्या होगा? एक एंटिटी है, एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई अदर सर्विसेज भी हो सकती है, जिसके पास क्रेडेंशियल्स होंगे। किस बात के क्रेडेंशियल्स होंगे? वो whatever the service we are एग्जैक्टली given access. एग्जैक्टली। एंड हमने उस यूजर को क्रिएट करते टाइम जो भी जिन भी सर्विसेज का एक्सेस दिया था, तो उन क्रेडेंशियल का यूज करके अगर वो लॉग इन करता है तो उतनी सर्विसेज को वो यूज कर सकता है। तो यूजर क्या बोलेंगे आप? इट इज अ एंटिटी, इट इज एन एंटिटी with credentials
ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, एक्सेस टू सम सर्विसेज, उसमें क्या हो सकता है, कुछ सर्विसेज का एक्सेस हो सकता है, सारी सर्विसेज को हम एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। ये यूजर हो गया। देन सेकंड होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या है, कंसिडर आपके पास रूट अकाउंट का एक्सेस है और आपको क्या करना है, यूजर्स क्रिएट करने होंगे, राइट। अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको पूछा कि मुझे AWS S3 का एक्सेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक IAM यूजर क्रिएट करोगे जिसमें S3 का एक्सेस होगा। फिर कोई आके बोलता है कि उसको बेडरॉक का एक्सेस चाहिए, तो फिर एक यूजर क्रिएट करोगे जिसको बेडरॉक का एक्सेस होगा। तो अगर आप इस तरीके से मैन्युअली सबको वन बाय वन एक्सेस देते बैठेंगे तो इसमें टाइम लग सकता है क्या। तो जनरली क्या होगा, अगर डेटा साइंटिस्ट है तो डेटा साइंटिस्ट को ऑलमोस्ट सेम चीजों का एक्सेस चाहिए होगा। यस, करेक्ट। हो सकता है सारे डेटा साइंटिस्ट को S3, टेक्सटैक एंड बेडरॉक का एक्सेस चाहिए, या डेवलपर है, हो सकता है डेवलपर को EC3, EC2, S3 का एक्सेस चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एंड उस ग्रुप में क्या होगा, जब भी यूजर हम क्रिएट करेंगे, यूजर को उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। एंड ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही कुछ सर्विसेज का एक्सेस देके रखेंगे, तो उस यूजर को डायरेक्टली क्या हो जाएगा, उनका एक्सेस मिलेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, इट इज कलेक्शन ऑफ यूजर्स। तो ये क्या है, यूजर्स का कलेक्शन है विथ सेम विथ सेम परमिशंस। मतलब क्या है, जिन जिन यूजर को सेम परमिशन मिले उनका एक कलेक्शन अगर हम करेंगे तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। देन होता है पॉलिसी। तो व्हाट इज पॉलिसी, पॉलिसी मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो हम एक्सेस देने का सोच रहे थे, उसको सिर्फ ये AWS S3 का एक्सेस मिलेगा, इसको सिर्फ EC2 का, उसे कहा जाता है पॉलिसी। तो ये क्या है, दीज आर सेट ऑफ रूल्स। एंड ये सेट ऑफ रूल्स क्या करते हैं, दैट allows or deny access to services, ठीक है। तो यूजर को कौन सी सर्विसेज का एक्सेस देना है, कौन सी सर्विसेज का नहीं देना है, वो पॉलिसी से डिसाइड होगा, ठीक है। ये जो तीन बेसिक चीजें समझ में आ रहा है क्या, यूजर, ग्रुप एंड पॉलिसी। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, आपको अगर क्रिएट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यूजर्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी, रोल्स, पॉलिसीज, IAM यूजर्स, ये बाकी की भी चीजें उतना आपको देखना नहीं, तो आपको सिंपली IAM यूजर्स पे जाना है, या फिर यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपको करंटली जस्ट एक यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, IAM यूजर्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्रिएट यूजर दिख रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं क्रिएट यूजर। देन यूजर को जो भी आपको नेम देना है हम उसको नेम देंगे, तो मैं जस्ट कुछ रैंडम नेम देता हूँ, रैंडम, ठीक है। देन मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है या नहीं, मतलब वो जो यूजर है क्या वो कंसोल का यूज कर सकता है, UI का यूज कर सकता है, या फिर सिर्फ प्रोग्रामेटिकली या फिर पाइथन प्रोग्राम में या फिर बाकी के प्रोग्रामेटिकली इसका एक्सेस करने वाला है, ठीक है। इसका एक्सेस देंगे तो क्या होगा, वो उसको UI का एक्सेस मिलेगा, या फिर अगर नहीं देंगे तो वो सिर्फ प्रोग्रामेटिकली यूज कर सकता है। एंड देन आपको क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम कस्टम पासवर्ड क्रिएट करते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक यूजर, ठीक है। एंड इसको कैसे करना है वो हम बाद में करके देखेंगे, बट ये जस्ट आइडिया लीजिए IAM यूजर क्या होता है एंड कैसे क्रिएट करना है। तो IAM यूजर पे आना है एंड यहाँ पे क्रिएट यूजर करके जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उससे आपका IAM यूजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट क्रिएट करके ही देखते हैं, तो उसको एक नेम देते हैं रैंडम, एंड देन कस्टम पासवर्ड, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं उसके लिए, यस, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यू पासवर्ड नहीं क्रिएट करना है हमें, इसको एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले लिखा है ऐड यूजर टू ग्रुप, मतलब अगर आपने ऑलरेडी ग्रुप क्रिएट करके रखा है। व्हाट यू मीन बाय ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, हमने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ यूजर्स, यस, कलेक्शन ऑफ यूजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये यूजर है कंसिडर इसको सिर्फ डेटा साइंटिस्ट की परमिशन चाहिए,
तो उसको डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट के ग्रुप में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, डेटा साइंटिस्ट ग्रुप को जो परमिशन है उसको डायरेक्टली मिल जाएगी। बट हम क्या करेंगे, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, मतलब मैन्युअली करने वाले। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको कंसिडर कौन सा परमिशन देना है इस यूजर के लिए, कंसिडर S3 का देना है, S3 का देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S3 की बहुत सारी चीजें, S3 फाइल्स क्लाइंट फुल एक्सेस, ये क्या है, रीड ओनली एक्सेस, यहाँ पे फुल एक्सेस, ये दिख रहा है फुल एक्सेस, फाइल्स का फुल एक्सेस, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, AWS S3 का फुल एक्सेस देते हैं, या फिर अगेन कंसिडर किसी और एक और सर्विस का देते हैं, कौन सी करना है, कंसिडर EC2 का देना है। तो यहाँ पे भी EC2 का बहुत सारी चीजें, कितने लेवल पे एक्सेस देना है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, EC2 का फुल एक्सेस देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वो जो यूजर है सिर्फ अभी 2 ही सर्विसेज यूज कर सकता है, कौन सी, EC2 एंड S3, क्योंकि हमने उसको सिर्फ दोनों का ही एक्सेस दिया है। नेक्स्ट करेंगे क्रिएट यूजर, एंड देन यहाँ पे उसका जो यूजर नेम है एंड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या होता है, यहाँ पे CSV डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर आपको कंपनी में जब भी कोई सर्विस चाहिए तो आपको यही मिल जाएगा, या तो ये CSV मिल जाएगी या फिर यूजर नेम एंड इसका जो पासवर्ड है, ये 2 चीजें आपको दी जाती है। एंड आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का यूज करके आप आपका अकाउंट का एक्सेस कर पाओगे। एंड आपको सिर्फ उतनी सर्विस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो URL है उसका यूज करेंगे एंड यहाँ पे जाके साइन लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, तो यूजर नेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे है, एंड जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट करते टाइम डाला था, लेट्स साइन इन। तो क्या हुआ, अभी हम आ चुके। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियसली यूजर का नेम कुछ और दिखा रहा था, बट अभी क्या दिखा रहा है, जो भी हमने IAM यूजर से क्रिएट किया है, राइट। एंड ये जो भी उसका जोन है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, S3 पे जाते हैं, ठीक है। तो आपको S3 के सारे ऑप्शन ऐसे आप यूज कर सकते हैं, राइट, बकेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी S3 का आपने एक्सेस दिया था। बट अगेन हम कोई ऐसा सर्विस यूज करेंगे, जैसे कंसिडर आपको यहाँ पे आके टेक्स्ट रैक यूज करना है, टेक्स्ट रैक, Amazon टेक्स्ट रैक, लेट्स सी। तो क्या बोल रहे हैं, यस आपको क्या नहीं है, टेक्स्ट रैक का एक्सेस नहीं है, राइट। आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाता है कि आपके पास उसका ये नहीं, या फिर इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट का कुछ और देखते, जैसे हाँ S3 EC2 दिया था, बेडरॉक का देखते हैं, बेडरॉक का एक्सेस नहीं, राइट। Amazon बेडरॉक पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये रेड क्यों आ रहे हैं, रैंडम इज नॉट एथोराइज टू परफॉर्म दिस टास्क, व्हाई, क्योंकि इस यूजर को, रैंडम यूजर जो हमने क्रिएट किया था उसको बेडरॉक का परमिशन ही नहीं दिया था। समझ में आ रहा है। तो IAM से क्या होता है, कौन सा यूजर कौन सी सर्विस यूज कर सकता है, ये रूट अकाउंट कंट्रोल करता है। एंड आपको जनरली कंपनी में कभी भी रूट अकाउंट नहीं मिलता है, आपको IAM के क्रेडेंशियल्स मिलेंगे एंड आप यूजिंग दीज क्रेडेंशियल जो भी सर्विसेज का आपको एक्सेस दिया गया है वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सर्विस चाहिए तो आपको डायरेक्टली उनको पूछना है कि आई वांट एक्सेस ऑफ दीज सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए तो कुछ आपको चार्जेस नहीं लगते हैं ये क्रिएट करने के लिए, बट स्टिल इट इज गुड प्रैक्टिस कि अगर आपका जब काम हो जाए तो कोई भी सर्विस डिलीट करना है, ठीक है। यस बोलिए। सर सेम ग्रुप मध्ये स्पेसिफिक युजरला रेस्ट्रिक्ट करता येऊ शकतं का, नाही, फॉर स्पेसिफिक सर्व्हिस? तिथं जे पण सर ऍक्सेस आहेत ते सगळे ऍक्सेस मिळणार त्याला ग्रुपमध्ये. ओके. ऑल राइट, ये देखा हमने IAM। अगेन IAM का आगे भी बहुत यूज होने वाला है, जब आपको प्रोग्रामेटिकली कुछ देखना है तो वहां पे भी आपको IAM से ही क्रेडेंशियल क्रिएट होते हैं, ठीक है।
देन और थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं S3 का। व्हाट इज S3? सिंपल स्टोरेज सर्विस। सो ये किस लिए यूज होता है? फॉर स्टोरेज, आपको कुछ भी स्टोर करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, कौन से टाइप का डेटा? एनी टाइप ऑफ डेटा। आपको इमेजेस स्टोर करने हैं, आपको वीडियो स्टोर करना है, अगेन CSV, और क्या क्या हो सकता है, आपके जो मॉडल के वेट्स है, कुछ भी, मेनी थिंग जो आपको स्टोर करना है। ऐसे कंसिडर कीजिए S3 मतलब क्या है? एक गूगल ड्राइव है। ठीक है, गूगल ड्राइव पे आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? ऑलमोस्ट एनीथिंग, राइट? किसी भी टाइप ऑफ डेटा आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे अपलोड करके स्टोर कर सकते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ गूगल ड्राइव, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, S3 में भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। पहले उन कॉन्सेप्ट्स को हम देख लेते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट वन इज बकेट। तो बकेट मतलब क्या होता है? जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे आप डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हैं, बट हम जनरली जब भी कोई फाइल अपलोड करेंगे तो क्या करते हैं? एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट? एंड उस फोल्डर में आपका जो भी फाइल है, जो भी डेटा है, वो स्टोर करोगे। तो सेम वे में आप S3 पे डायरेक्टली डेटा को स्टोर नहीं करते, पहले आपको एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बकेट मतलब क्या है? हम ऐसे बोल सकते हैं ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इट इज अ कंटेनर। ये क्या करता है? टू स्टोर डेटा। ये इट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर बोल सकते हैं। तो फोल्डर में क्या होता है? एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बकेट समझ में आ रहा है? देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? जो आपका एक्चुअल डेटा है, या फिर हम बोलेंगे फाइल, जैसे CSV फाइल है, वीडियो की फाइल है, इमेज की फाइल है, कुछ भी जो आपका एक्चुअल डेटा है, जो हमने बकेट में स्टोर किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन की होती है। की मतलब क्या है? हम यहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे आप लोकल में कोई फाइल स्टोर है, उसको अगर एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो? पाथ लेते हो, राइट? उस पाथ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक पाथ की तरह ही काम करता है ये, जिससे कौन सी फाइल है आपके S3 में उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तीन कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? बकेट, ऑब्जेक्ट एंड की क्या है? यस, ऑलराइट। तो इसका S3 का यूज कैसे करना है हम सिंपली देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले होम स्क्रीन पे आते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी सर्विस देखना है, या तो आप रिसेंटली विजिटेड में देख सकते हो, यहाँ पे आके ऑल सर्विसेज में देख सकते हो, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है। तो S3 सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बकेट्स बोल रहा है। तो बकेट्स मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा था, जहां पे हम आपका डेटा स्टोर करने वाले हैं, राइट? तो अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट वन बकेट, एंड यहाँ पे उसका जनरल पर्पज ही लिखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बात और याद रखना, जब हम बकेट का नेम क्रिएट कर रहे हैं तो ये बकेट का नेम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय ग्लोबली यूनिक? दुनिया में किसी ने भी उस नेम से बकेट क्रिएट नहीं किया होना चाहिए। अगर किसी के भी, जैसे एक जस्ट बेसिक नेम लेते हैं, जैसे क्या होगा, अमेजॉन, ऐसे लिखते हैं, तो क्या इस नेम से बकेट किसी ने क्रिएट किया होगा? मोस्ट प्रोबेबली किया होगा, राइट? ठीक है, लेट्स सी क्या इससे आप कर पाओगे क्रिएट, क्रिएट बकेट। तो एक एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट हमने तो क्रिएट किया था क्या? तो ये क्या होना चाहिए? बकेट का नेम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपका यूजर नेम वगैरह होता है ना ग्लोबली यूनिक, वैसे ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो, टेस्ट एंड रैंडम कुछ नंबर ऐड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा। लेट्स सी, यस, तो आपका ये
बकेट क्रिएट हो चुका है। एंड अभी हम इनसाइड दिस बकेट है, तो बकेट में जो भी आप चीजें कर सकते हैं, जैसे आपको कोई फाइल अपलोड करना है तो अपलोड करोगे, एंड जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? यस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, राइट। तो जस्ट एक गार्डरेल की जो आपकी स्टडी की फाइल है वो ले लेते हैं, ऐड फाइल से हो गया, एंड सिंपली अपलोड करेंगे तो क्या होगा, वहां पे एक फाइल्स अपलोड हो जाएगी। एंड ये जो ये दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो नेम है इट इज की, राइट। क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इसके बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, चीजें वो आपको मिल जाएगी। तो जस्ट हमने यहाँ पे तो क्या किया है, मैन्युअली करे, तो ये सारी चीजें हैं, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसका URI वगैरह होता है, ठीक है। बट क्या होगा, ये तीन चीजें आपको जब भी कोई डेटा स्टोर करना है तो क्या क्रिएट करना है? यस, पहले बकेट क्रिएट करना होगा। व्हाट इज बकेट? एक कंटेनर है जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास मेनली 2 बकेट्स है, ये पहले ही क्रिएट किया हुआ था, एंड दिस इज वन ऑफ द बकेट, टेस्ट जो भी कुछ है, ठीक है। ये कब क्रिएट किया हुआ है? आज, टाइम वगैरह सब कुछ रहेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें ये क्या है, आपकी एक फाइल है जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो आपके लोकल में, डिलीट कर सकते हो, जो भी जनरली आप फाइल फोल्डर के साथ करते हो सेम चीजें भी यहाँ पे होगी। बट ये कहाँ पे स्टोर हुआ है? जहाँ पे मुंबई का जो डेटा सेंटर है जहाँ पे हमने क्रिएट किया था वहां पे स्टोर है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, जो आपको चीजें करनी होती है हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर इसको अगर हमें लोकल हमारे जैसे लैपटॉप से एक्सेस करना हो, जैसे EC2 को हम कनेक्ट करते हैं की मतलब की से, उसके लिए पाइथन से आपको करना पड़ेगा। मतलब पाइथन के लिए एक लाइब्रेरी है बोटो थी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। सो उस लाइब्रेरी से पाइथन में ES3 या बाकी की जो भी सर्विसेज है, ये जो किसी बकेट में जो ऑब्जेक्ट वगैरह स्टोर किए, फाइल स्टोर किए, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं पाइथन में। एक्सेस की आईडी वगैरह क्रिएट करते हैं। यस यस, मतलब उसके क्रेडेंशियल होते हैं आपके पास। तो जैसे हमने API की वगैरह क्रिएट कर रहे थे, सेम वे में उसकी एक्सेस आईडी एंड एक्सेस की होती है, 2 चीजें होती है, एक्सेस आईडी, एक्सेस की। उसका यूज करके हम ये कर सकते हैं। उसके लिए बोटो 3 लाइब्रेरी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और सर एक ही बकेट में हम सारा का सारे प्रोजेक्ट की, चाहे इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, अलग अलग बकेट क्रिएट करना ऐसा जरूरी नहीं, कर सकते हैं। बट जनरली हम क्या करेंगे, लॉजिकली सेग्रीगेट करेंगे, जिससे आपको ही वो फाइंड आउट करने में इजियर जाएगा। बट कर सकते हैं, जैसे आपके लोकल में आप क्या कर सकते हैं, एक ही फोल्डर में सारा डेटा रख सकते हैं, बट उससे आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ पे भी सेम रहेगा, कर सकते हैं बट जनरली करना नहीं है, ठीक है। बकेट को डिलीट कर देते हैं। तो जस्ट जैसे आपका गूगल ड्राइव काम कर रहा है, यहाँ पे तो कर रहा है, बट आपको मेन यहाँ पे UI से आप कभी भी यूज नहीं करने वाले, आपको वहां पे देखना होगा जो बोटो 3 लाइब्रेरी है, बोटो 3 लाइब्रेरी या पाइथन के कोड से इन सारी चीजों को करना कैसे, ठीक है। एंड जो भी बाकी की सर्विसेज है, पहले हम इनको देखेंगे, S3 टेक स्टैक कॉम्पोनेंट, ये सर्विसेज क्या है। देन बोटो 3 लाइब्रेरी की कोडिंग से टेक स्टैक को यूज कैसे करना है, डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, LLM कैसे यूज करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी, ठीक है। सर कल थोड़ा सा पार्ट रह गया था गार्डरेल्स का, एक्चुअली वो कवर नहीं हुआ था। या एक्चुअली मैंने वो नोटबुक अभी क्लास से पहले रन किया था, वो मैं अपलोड करने वाला था, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ। सर यस यस, यही पे यहाँ पे क्या हुआ, हमने जैसे ये इनपुट दिया, हाउ टू किल अ प्रोसेस इन अ लिनक्स। सो ये क्या है, सेफ है या अनसेफ है? मतलब गार्ड रेल इनपुट जो है वो प्रोसेस करना चाहिए आपको या नहीं? इट इज अ सेफ थिंग, राइट। तो आपका मॉडल आउटपुट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सेफ दे देता है। तो सेफ मतलब क्या होगा, जब भी मॉडल आउटपुट में सेफ दे रहा है तो आपका जो इनपुट है वो सेफ होगा, आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने दिया था हाउ टू किल अ पर्सन, तो इसने क्या दिया, अनसेफ, एंड उसकी कैटेगरी भी दी है। व्हाट इज दिस कैटेगरी? S1, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे S1 कैटेगरी में क्या है, वायलेंट क्राइम। तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली, ये अनसेफ क्यों है, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको दे देता है, ठीक है। तो हो सकता है समटाइम्स क्या होगा, आप इनमें से कुछ कैटेगरी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मे बी आपको प्राइवेसी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो,
इवन दो S3 S8 में अनसेप आ रहा है तो उसको कर सकते हो, या स्पेसिफिकली इसको कैसे हैंडल करना है या बाकी किसी को कैसे हैंडल करना है, आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैन्युअली आपको कोड लिखना पड़ेगा। जस्ट इफ अनसेप S1 होगा तो क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, S2 होगा तो क्या करना है। सिंपली जो भी यूजर का इनपुट आएगा इस मॉडल को देंगे तो आपको ये सेफ बोलेगा या फिर अनसेफ एंड उसकी कैटेगरी देगा। ठीक है, सर ये इनपुट प्रॉम्प्ट में ही देते हैं ना ये अपन? यस, इनपुट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में नहीं, ये मॉडल है तो इस मॉडल के लिए यूजर का इनपुट लेंगे एंड यहाँ पे जस्ट आपको कंटेंट देना है, इसका प्रॉम्प्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिक मॉडल यूज कर रहे हैं हम, जो था मेटा लैमा का लैमा गार्ड थी। इनपुट गार्डरेल्स में है ना ये तो? यस यस, ये इनपुट गार्डरेल है। इवन आप आउटपुट के लिए भी चेक कर सकते हो सेम चीजें, जैसे एलएलएम का आउटपुट आएगा सेम आप यहाँ पे दोगे, अगर उसने कुछ दिया है तो आगे वो उसको बताएगा कि क्या वो सेफ है अनसेफ है, उसकी कैटेगरी देगा। अगर कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन वगैरह है तो यहाँ पे कुछ होगा, जैसे जैसे क्या हो सकता है, आपका मॉडल स्पेशलाइज आ रहा हो, जैसे मेडिकल के लिए वो बोलेगा ये विटामिन लो या ऐसे करो, बट एक्चुअली वो ट्रू रहेगा क्या, नो, तो बोलेगा ये स्पेशलाइज एडवाइस है, तो आपका मॉडल उसको स्पेशलाइज एडवाइस नहीं दे सकता। तो आउटपुट को, तो इनपुट आउटपुट के लिए दोनों के लिए आप कर सकते हो। कमर्शियल मॉडल यूज नहीं करते ना इनके लिए, हमेशा ओपन सोर्स मॉडल ही यूज करते हैं। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है मोस्टली, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो जैसे प्राइवेसी वगैरह की चीजें, तो कमर्शियल करेंगे तो ऑलरेडी उनको जा रहा है, राइट, तो ओपन सोर्स प्रिफर करेंगे, ऐसा नहीं है। एंड कमर्शियल के उतने ज्यादा मॉडल्स है भी नहीं। ठीक है, ओके, ओपन एआई के मॉडल AWS पे नहीं होते हैं। ठीक है, AWS पे एंथ्रोपिक के मॉडल है, अमेजोन के या बाकी के मॉडल, तो कंसिडर आपको AWS से एंथ्रोपिक का मॉडल यूज करना है या फिर एंथ्रोपिक से एंथ्रोपिक का मॉडल यूज करना है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो भी सारी की सारी सर्विसेज, आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली AWS पे है, आप डिप्लॉय AWS पे करते हो कोड वगैरह सब कुछ, तो आप बेडरॉक से यूज करें क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन में इजियर जाएगा। या फिर आपका AWS के बाहर भी कुछ चीजें है तो क्या होगा, आप लैंगचेन, मतलब लैंगचेन में भी आप AWS बेडरॉक से यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि लैंगचेन में बेडरॉक का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्रोवाइडर है, ओपनएआई एक प्रोवाइडर है, एंथ्रोपिक एक प्रोवाइडर है, तो सेम वे में बेडरॉक भी एक प्रोवाइडर है। तो लैंगचेन में आप क्या कर सकते हो, बेडरॉक का भी मॉडल यूज कर सकते हो, बाकी के भी यूज कर सकते हो, बट बेडरॉक से लेना है या एंथ्रोपिक से लेना है ये कैसे डिसाइड होगा, बेस्ड ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेडरॉक पे है तो बेडरॉक से आप प्रीफर करो क्योंकि वहां पे फास्टर होगा, इंटीग्रेशन जल्दी होगा, ऑल दिस थिंग्स। सॉरी, सर्वर वाला या लोकल वाला मॉडल नहीं होता, जीपीटी का मॉडल लोकल नहीं होते, सर्वर पे ही होंगे। या ओके, आप एजूर से बात करते हैं, ठीक है, मॉडल या तो आप एजूर से यूज कर सकते हैं ओपन एआई के, या फिर ओपन एआई से कर सकते हैं। तो लोकल पे नहीं होते जीपीटी के मॉडल, तो एजूर से लेना है या फिर ओपन एआई से लेना है, ये डिपेंड किसके ऊपर होगा। अगर कंसिडर आपका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली एजूर पे डिपेंड है, ठीक है, या फिर समटाइम क्या हो सकता है आपके कंपनी का एजूर के साथ टाइप हो जिससे वो आपका डेटा स्टोर करेंगे, डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ टाइप होगा, या आपको डिस्काउंट वगैरह दिया है, तो वहां पे आपको स्पेसिफिकली एजूर से यूज करना है। या फिर आपका कुछ आप AWS पे कुछ डिप्लॉय करने वाले हो या बाकी कुछ यूज करने वाले हो तो ओपन एआई से यूज करना है। अगर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एजूर पे है तो एजूर का यूज करेंगे, बट बाकी की जगह पे भी है तो ओपन एआई से यूज करेंगे क्योंकि एजूर वहां पे उतने अच्छे से इंटीग्रेट एजूर के साथ वो जल्दी हो जाएगा। मतलब एजूर में सारी चीजें नहीं होती, एजूर में सिर्फ आपका मॉडल होगा एंड
एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो आपको चंकिंग करना है, वेक्टर डीबी करना है, रिट्राइवल करना है, वो LangChain से ही करना होगा। एजूर उसमें कुछ नहीं करता या AWS कुछ नहीं करता। तो LLM आपको बताना है तो AWS से बताएंगे या बाकी के बताएंगे तो भी चल जाएगा, बट बाकी की चीजें आपको LangChain से ही करनी है। चंकिंग करना है, रिट्राइवल बिल्ड करना है, जो भी कुछ करना है। कहाँ पे इंटीग्रेट करना है? यस, अलग से नहीं लिखनी पड़ती, LangChain में ही आप बेडरॉक के मॉडल एक्सेस कर सकते हैं, एजूर एआई के मॉडल एक्सेस कर सकते हैं, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, जितने भी कमर्शियल मॉडल है सारे के सारे आप LangChain में ही एक्सेस कर सकते हैं। या उनकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी आती है, बेडरॉक की बोटो 3 है, ओपन एआई की ओपन एआई लाइब्रेरी, उनकी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। जनरली हम LangChain क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि आपको सारे मॉडल्स वहीं पे मिल रहे हैं। तो LangChain में ही आप बेडरॉक के मॉडल एक्सेस करेंगे। यस यस, करेक्ट। ऑल राइट। ओके देन, सो वी विल कनेक्ट डायरेक्टली ऑन मंडे। मंडे को जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही बाकी के सर्विसेज जो बोटो 3 का एक्सेस, मतलब पाइथन कोड में सर्विसेज कैसे एक्सेस करना है वो हम देखेंगे, ठीक है? ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।